हेलो एवरीवन। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नेशनल इनकम यूनिट का एक छोटा सा चैप्टर है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से तकरीबन 4 नंबर का सवाल जो है पुटअप किया जाता है। देखिए, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से हर दफ़ा सवाल आएगा ही आएगा, लेकिन अमूमन अगर आप एक ट्रैक रिकॉर्ड, एक पैटर्न जो है फॉलो करें सीबीएसई का, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इस चैप्टर से सीबीएसई तकरीबन 4 नंबर का सवाल जो है पुटअप करती है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है, इसके अलावा सर्कुलर फ्लो के क्या फेजेस क्या क्या हैं और सर्कुलर फ्लो कितने तरह का होता है। और एक और छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स पे भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो कवर करवाने से पहले इसके कुछ अजम्पशंस हैं सर्कुलर फ्लो के, तो मैं चाहूँगा कि पहले हम वो अजम्पशंस कवर कर लें। उसके बाद जो सर्कुलर फ्लो की फॉर्मल डेफिनेशन है उस पर हम आएंगे, ताकि वो जो डेफिनेशन है हमारे लिए समझना उसको आसान हो जाए। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो के 4 अजम्पशंस हैं। नंबर 1 इज देर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी। देखिए, सर्कुलर फ्लो का जो पूरा डिस्कशन है इस प्रिजम्पशन पे बेस्ड है। ये मान के पढ़ते हैं हम कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं। पहले तो आप ये समझ लें कि इकोनॉमी के अंदर होते कितने सेक्टर हैं एक्चुअली। देखिए, इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर जिसे हम फर्म कहते हैं, और फॉरेन ट्रेड सेक्टर। बेसिकली इकोनॉमी के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, उसके बेसिस पे हमने इकोनॉमी को 4 सेक्टर में डिवाइड कर दिया है। हमने ये माना है कि इकोनॉमी के अंदर 4 पार्टिसिपेंट होते हैं, गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है मतलब जनरल पब्लिक, फर्म्स हैं और फॉरेनर्स हैं। तो अल्टीमेटली ये जो 4 पार्टिसिपेंट हैं इनको अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, लेकिन ये याद रखें कि जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर नहीं है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर हैं, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फॉर्म एंड फॉरेन ट्रेड सेक्टर। लेकिन सर्कुलर फ्लो की डिस्कशन के दौरान वी हैव अज्यूम्ड दैट ओनली टू सेक्टर ऑपरेट इन दी इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। ठीक है जी, ये अजम्पशन है, अजम्पशन नंबर 1। नेक्स्ट इज इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड सेक्टर। जिस तरह की इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि उस इकोनॉमी के अंदर ना तो फॉरेन ट्रेड सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है, ना ही गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। तो इकोनॉमी इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो जिस तरह की इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और फॉरेन ट्रेड सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ना हो, उस तरह की इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो सर्कुलर फ्लो का जो भी डिस्कशन हमारे सिलेबस में है वो क्लोज्ड इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है सर। तीसरा असम्पशन ये है कि अ फर्म सेल्स देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। देखिए, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर 2 ही सेक्टर हैं, तो जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होनी है वो सब फर्म और हाउस होल्ड के बीच में ही होती है। तो आप याद रखें कि जो भी सेक्टर्स है ना, उनका रोल डिफाइंड है। हाउस होल्ड का कुछ अपना रोल है और फर्म का अपना रोल है। अब उसमें क्या है ना, फर्म सेल देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। फर्म जो जितना भी प्रोडक्शन करेगी वो सारा का सारा आउटपुट किसको सेल करेगी, हाउस होल्ड को सेल करेगी, मतलब कंज्यूम जो पब्लिक है वो उसको परचेज करेगी। ठीक है जी। इसके अलावा चौथा असम्पशन हमारा ये है कि हाउस होल्ड जितनी भी उसको इनकम होती है वो सारा पैसा जो है गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करेगा। और कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ये नहीं मानेंगे कि हाउस होल्ड की कोई सेविंग होती है। हाउस होल्ड पैसा सेव नहीं करता, सारा पैसा खर्च करता है। और सारा पैसा कहाँ खर्च करता है, फर्म ने जो भी प्रोडक्शन किया है उसी के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए सारा पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है जी, तो ये 4 असम्पशन है, याद रहेंगे। नंबर 1, इकोनॉमी के अंदर 2 सेक्टर हैं सिर्फ। इकोनॉमी, जिस तरह की इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। थर्ड इज, जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा आउटपुट जो है फर्म हाउस होल्ड को ही सेल करती है, ऑब्वियसली, क्योंकि और कोई पार्टिसिपेंट है नहीं। और चौथा असम्पशन हमारा ये है कि हाउस होल्ड अपनी सारी इनकम गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करता है जो फर्म प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये 4 असम्पशन आप याद रखिएगा। अब चलते हैं, बेसिकली समझ लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या। लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो कवर करवाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम एक इलस्ट्रेशन से
पहले सारी फंक्शनिंग को समझ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं सर्कुलर फ्लो क्या होता है एक इलस्ट्रेशन के थ्रू, उसके बाद हम फॉर्मल डेफिनेशन पे आएंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर हैं, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। तो जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होनी है ना वो सब की सब हाउस होल्ड और फर्म के बीच में ही होगी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हाउस होल्ड और फर्म का ना डिफाइंड रोल है इकोनॉमी के अंदर, अपना अपना रोल है इनका, ये उनको परफॉर्म करते हैं। अब इसमें हाउस होल्ड का क्या रोल है सर? देखिए हाउस होल्ड का रोल ये है कि फर्म को हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। फर्म का काम है प्रोडक्शन करना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। तो उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फर्म को चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। अब वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? वो रिसोर्सेज हाउस होल्ड प्रोवाइड कराएगा फर्म को। और फर्म क्या करेगी इन रिसोर्सेज का यूज करके? फर्म ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी। तो मान लीजिए हाउस होल्ड ने फर्म को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए और इनकी वैल्यू हम मान लेते हैं 5 लाख रुपए है, ठीक है। तो इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके फर्म ने क्या किया सर? फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। अब याद रखिएगा कि अगर हाउस होल्ड ने फर्म को 5 लाख रुपए की सर्विसेज दी है ना, तो हाउस होल्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू भी 5 लाख ही होगी। बहुत ऑब्वियस है कि फर्म जितने रुपए के रिसोर्सेज यूज करेगा उतने का ही वो गुड बना पाएगा। अगर 5 लाख रुपए की सर्विसेज यूज कर रहा है तो जो गुड्स बनाएगा उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए होगी, ठीक है सर। अच्छा आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फर्म ने फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से ले ली, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में। तो भाई साहब फर्म जो है हाउस होल्ड को पेमेंट भी तो करेगा, इसके बदले फैक्टर सर्विसेज जो एक्वायर करी हैं हाउस होल्ड, उसके बदले फर्म को पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो फर्म इन सारे फैक्टर सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा। अब जैसे लैंड या बिल्डिंग अगर फर्म ने यूज करी है हाउस होल्ड से लेके, तो उसके बदले रेंट दे देगा, लेबर की वेजेस दे देगा, कैपिटल है तो उसको इंटरेस्ट, प्रॉफिट या डिविडेंड इस तरह की फॉर्म में पेमेंट कर देगा, ठीक है। इवेंचुअली जो भी फैक्टर सर्विसेज फर्म ले रहा है उसके बदले हाउस होल्ड को पेमेंट करी जाएगी। अब क्योंकि फैक्टर सर्विसेज की वैल्यू 5 लाख रुपए थी, तो उसके बदले फर्म विल हैव टू मेक पेमेंट ऑफ रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपए की सर्विसेज ली है तो उसके बदले 5 लाख रुपए की ही पेमेंट भी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखो फर्म ने क्या किया था, फैक्टर सर्विसेज का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है। ऑब्वियसली ये गुड्स एंड सर्विसेज फर्म जो है सेल्फ कंज्यूम तो करेगा नहीं, खुद तो कंज्यूम नहीं कर लेगा, उसको बाजार में ऑब्वियसली बेचेगा, है ना, ताकि इनकम जनरेट हो सके। अब बाजार में बेचेगा तो बाजार में खरीदार है कौन सर? क्योंकि कोई और सेक्टर तो है नहीं इकोनॉमी के अंदर, कोई और पार्टिसिपेंट ही नहीं इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी के अंदर सिर्फ हाउस होल्ड है। तो फर्म जो है अपना सारा आउटपुट किसको बेचेगा? हाउस होल्ड को बेचेगा, ठीक है। आप मेरे को बता सकते हो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा उसकी क्या वैल्यू होगी? 5 लाख रुपए, क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा फर्म जो है इन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा ऑब्वियसली, या कंज्यूम करेगा। तो कंज्यूम जाहिर है वो फ्री में तो करेगा नहीं। अगर 5 लाख रुपए की फर्म जो है गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, हाउस होल्ड अगर इनको कंज्यूम करता है तो हाउस होल्ड हैव टू मेक पेमेंट फॉर दीज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बदले जो पेमेंट करी जाती है ना उसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और बताओ गुड्स एंड सर्विसेज अगर 5 लाख रुपए की यूज किए हाउस होल्ड ने, तो उसके बदले हाउस होल्ड को पेमेंट भी कितने की करनी पड़ेगी? 5 लाख रुपए की, क्लियर है पॉइंट? अब देखें कहां से ये सारी शुरुआत हुई थी। शुरुआत हुई थी कि सर हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराया फर्म को 5 लाख रुपए का, फर्म इसका इस्तेमाल करके गुड्स या सर्विसेज बनाती है, और इवेंचुअली क्योंकि सर्विसेज यूज कर रही है तो फर्म जो है हाउस होल्ड को पेमेंट भी करती है। अब देखो जरा, सर्विस आई थी 5 लाख रुपए की, पेमेंट भी फर्म ने करी 5 लाख रुपए की, ठीक है। अब ये 5 लाख रुपए जो हाउस होल्ड के पास आया, हाउस होल्ड ने इस 5 लाख रुपए को क्या किया सर? इसी को स्पेंड करके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, समझ रहे हैं? तो ये अल्टीमेटली फर्म से जो 5 लाख रुपया हाउस होल्ड के पास आया था, ये घूम फिर के कहाँ चला गया? फर्म के पास ही चला गया। अच्छा फर्म क्या करेगी सर? फर्म कल को फिर से इसी पैसे का इस्तेमाल करके फैक्टर सर्विसेज एक्वायर करेगी हाउस होल्ड से, और उसका इस्तेमाल करके फिर से गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी, फिर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को बेचे जाएंगे, फिर हाउस होल्ड उसको खरीदेगा। तो ये जो पूरी साइकिल है ना, दिस साइकिल विल कंटिन्यू, ये चलती रहेगी साइकिल। ये जो 5 लाख रुपए की सर्विस दे के जो गुड्स जनरेट हुई है, ये पैसा जो है फर्म को हाउस होल्ड को जाएगा और ये घूम फिर के फर्म के पास आ जाएगा, और ये पूरा साइकिल जो है ये चलता रहेगा थ्रू आउट द ईयर। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
कि इनकम एक दफ़ा जनरेट हुई, हाउस होल्ड के पास पहुंची, हाउस होल्ड उसी पैसे को इस्तेमाल करके फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इस पूरे टॉपिक को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकम इसमें ना सर्कुलेट होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट होती रहती है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। फर्म जिस मार्केट से फैक्टर सर्विसेज को एक्वायर करती है ना, जहाँ से फैक्टर सर्विसेज को एक्वायर करती है, उसे नाम दिया गया है फैक्टर मार्केट। और हाउस होल्ड जहाँ से फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है जाके, उसे हमने नाम दिया है प्रोडक्ट मार्केट। मतलब आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि पूरा जो सर्कुलर फ्लो है वो दो मार्केट में डिवाइडेड है, एक फैक्टर मार्केट और दूसरा प्रोडक्ट मार्केट। फैक्टर मार्केट से फर्म रिसोर्सेज या फैक्टर सर्विसेज एक्वायर करता है और प्रोडक्ट मार्केट में हाउस होल्ड जो है गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से परचेज करती है। ठीक है जी, तो होपफुली क्लियर होगा। आगे चलते हैं। तो जितना भी अभी समझाया उसके बेसिस पे सर्कुलर फ्लो की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो कवर कर लेते हैं हम लोग। इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय द फर्म। सबसे पहले क्या होता है कि फर्म ना इनकम जनरेट करती है या गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम जनरेशन ऑफ इनकम कंसिडर करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम इनकम कंसिडर करते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि इनकम जनरेट करी है फर्म ने। अगर 10 लाख रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं फर्म ने, तो वी विल ट्रीट इट एज दैट फर्म हैव जनरेटेड द इनकम ऑफ रुपीज 10 लाख। समझ आ रही है बात? तो सबसे पहले क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके फर्म प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन का होना इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ इनकम। अब जब जो इनकम जनरेट होती है, फर्म इस पैसे को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, पेमेंट करता है ना। जो फैक्टर सर्विसेज एक्वायर करी थी हाउस होल्ड से, उसके बदले फर्म पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को। अच्छा, जब पेमेंट हो जाएगी उसके बाद क्या करेगा सर? उसके बाद ना हाउस होल्ड उस पैसे को इस्तेमाल करता है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए। कनेक्ट करके इस पूरी डेफिनेशन को आप पढ़ें। रिफर्स टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू generation of income in the production process by the firm, then its distribution among the factors of production for their factor services, and finally its disposition by the household on consumption of goods and services. Clear है भाई? तो बेसिकली हमें सर्कुलर फ्लो के अंदर तीन चीज़ें होती हुई नजर आती हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, या इसे हम प्रोडक्शन के बजाय इनकम जनरेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसी पैसे का, और फिर फाइनली जब हाउस होल्ड के पास वो पैसा पहुंचता है तो हाउस होल्ड उसको डिस्पोज करता है, यानी कि स्पेंड करता है अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है उसी पैसे का इस्तेमाल करके। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो सर्कुलर फ्लो बेसिकली 3 फेजेज में डिवाइडेड है। उसका पहला फेज जहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फेज, और फिर जब फर्म फैक्टर सर्विसेज को पेमेंट करती है उनके सर्विसेज के बदले, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और फाइनली उस जो पैसा हाउस होल्ड के पास पहुंचता है उसका इस्तेमाल करके जब हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज। तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो के अंदर 3 फेजेस होते हैं, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। ये सर्कुलर फ्लो की प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन है और ये इसके फेजेस हैं। अच्छा, फेजेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन फेज क्या होता है, तो प्रोडक्शन फेज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि सर सर्कुलर फ्लो का वो फेज जहाँ पे फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है फैक्टर सर्विसेज का यूज करके, ठीक है, उसे हम प्रोडक्शन फेज कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो वेयर इन फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड, इट इज नोन एज प्रोडक्शन फेज। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन फेज के बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहाँ पे फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म जो है हाउस होल्ड को पेमेंट करती है। तो इसमें लिखा है व्हेन फर्म मेक्स पेमेंट टू द फैक्टर फॉर देयर सर्विसेज, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और उसके बाद फाइनली आता है डिस्पोजिशन फेज। यहाँ पे क्या होता है, हाउस होल्ड अपना पैसा स्पेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, तो दैट इज डिस्पोजिशन फेज। व्हेन हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज नोन एज डिस्पोजिशन फेज। ठीक है। तो अभी तक हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। नंबर 1 assumptions ऑफ सर्कुलर फ्लो, नंबर 2 व्हाट इज सर्कुलर फ्लो बेसिकली, उसकी फॉर्मल डेफिनेशन और उसका डायग्राम। ठीक है। इसके अलावा हमने बात कर ली फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो की, सर्कुलर फ्लो के फेजेस क्या हैं। आगे चलते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो की। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। अगर आप सर्कुलर फ्लो पे गौर कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या होता है कि हाउस होल्ड जो है फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और फर्म क्या करता है उन्हीं फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और इवेंचुअली वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो फाइनली हाउस होल्ड को सेल करता है, हाउस होल्ड को कंज्यूम करता है। तो ये जो दो एक्टिविटीज़ है ना, जिसमें हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है और फर्म उन्हीं फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है और इवेंचुअली उसको हाउस होल्ड को ट्रांसफर कर रहा है, इन दोनों एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली हम रियल फ्लो कहते हैं। देखें मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे दो सेक्टर है हमारे पास, हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड ने क्या किया, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई, और फर्म क्या करता है इन्हीं फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और इवेंचुअली ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को ट्रांसफर करता है। तो ये जो दो एक्टिविटीज़ हैं, इन दोनों एक्टिविटीज़ को हम कलेक्टिवली रियल फ्लो कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, लिखा है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स एंड corresponding flow of goods and services from firms to household is called real flow। यानी कि हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जो फैक्टर सर्विसेज जाती हैं और फर्म से जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को आते हैं उसको हम कलेक्टिवली रियल फ्लो कहते हैं। अच्छा सर ठीक है, मनी फ्लो क्या होता है? अब देखिए मनी फ्लो क्या है, हाउस होल्ड जब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है ना फर्म को, फर्म क्या करता है इन फैक्टर सर्विसेज के बदले उसको पेमेंट करता है, विच इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट ऑब्वियसली। ठीक है, और फैक्टर पेमेंट जो आती है हाउस होल्ड के पास, इवेंचुअली यही सारा पैसा जो है हाउस होल्ड इसको फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करता है कंजम्पशन पर्पस के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। अब ये जो दो एक्टिविटीज हैं इसमें फैक्टर पेमेंट आ रही है फर्म से हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड जो है इवेंचुअली उस पैसे को स्पेंड कर रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म पे। हाउस होल्ड जो है उस पैसे को स्पेंड कर रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो ये दोनों एक्टिविटीज कलेक्टिवली मनी फ्लो कहलाती है। समझ आ गई बात? देखिए फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इज कॉल्ड रियल फ्लो। ठीक है, अच्छा देखिए रियल फ्लो के अंदर ना हमें हाउस होल्ड से फर्म की तरफ सर्विसेज जा रही हैं, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। इसमें कोई भी मॉनेटरी मूवमेंट नहीं है, पैसे का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ मनी फ्लो, इसमें फर्म जो है हाउस होल्ड को पेमेंट करता है, पैसे का फ्लो हो रहा है, और हाउस होल्ड जो है उसी पैसे का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, इवेंचुअली हाउस होल्ड भी पैसे स्पेंड करता है, मनी का फ्लो होता है, इसलिए हम इसको मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। अब चलते हैं आगे, एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है, दैट इज वेरिएबल्स। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, अब हुआ क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट में हमने वेरिएबल को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया है। हमने कहा जी वेरिएबल्स ना या तो स्टॉक वेरिएबल्स होंगे या फ्लो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन करी गई है, एक्चुअली क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है ना वो है मेजरमेंट का तरीका, कि आप किसी भी वेरिएबल को किस तरीके से मेजर कर रहे हैं। किस तरीके से मेजर करने का क्या मतलब है सर? देखिए फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं और उसका एक स्पेसिफिक टाइम डायमेंशन है, एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे कोई चीज़ मेजर करी जा रही है। ठीक है, तो उस तरह के वेरिएबल्स को हम स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। और अगर कोई चीज़ आप मेजर कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं, एक टाइम डायमेंशन स्पेसिफाइड है उसका, उसे फ्लो वेरिएबल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी कोई एंटिटी है, कोई XYZ कंपनी है, हम उसके सेल्स के बारे में बात करें कि उसने जो है 6 महीने में कितनी कि उसने 6 महीने में कितनी सेल्स करी, तो मैं उसके 6 महीने की सेल्स के लिए क्या पीरियड कंसिडर कर रहा हूँ? मैं कंसिडर कर रहा हूँ जनवरी से लेके जून तक का पीरियड, कि जनवरी से लेके जून तक के पीरियड में उसने कितना प्रोडक्ट सेल किया। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड है, इसमें एक टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है, मैं जनवरी से लेके जून तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से मैं बात करता हूँ उस कंपनी के गोडाउन में कितने की इन्वेंट्री है एज ऑन 7 जनवरी, आज की डेट में कितनी इन्वेंट्री है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई टाइम फ्रेम मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है। फर्क क्या है, जब मैं सेल्स मेजर कर रहा हूँ तो मैं जनवरी से लेके जून तक का पीरियड डिफाइन कर रहा हूँ, और जब मैं स्टॉक मेजर कर रहा हूँ उसके गोडाउन में कितना स्टॉक है,
तो मैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ आज के रेट में उसकी गोडाउन में कितने रुपए का इन्वेंट्री या स्टॉक है। तो जब मैं कोई चीज़ एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के कॉन्टेक्स्ट में मेजर करता हूँ ना, जब किसी चीज़ को मेजर किया जा रहा है बगैर किसी टाइम डायमेंशन के, तो उस तरह के वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे स्टॉक वेरिएबल। देखिए, एनीथिंग दैट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड हैज नो स्पेसिफाइड टाइम डायमेंशन विल बी कंसिडर्ड अ स्टॉक वेरिएबल। कि कोई भी चीज़ को मेजर किया जा रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के कॉन्टेक्स्ट में और उसका कोई टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड नहीं है, टाइम डायमेंशन स्पेसिफाइड नहीं है, तो उस तरह के वेरिएबल को आप स्टॉक वेरिएबल कहेंगे। ऑन दी अदर हैंड, फ्लो वेरिएबल क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल आप मेजर कर रहे हैं और उसका एक स्पेसिफाइड टाइम डायमेंशन है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई चीज़ मेजर करी जा रही है और एक टाइम फ्रेम आपने स्पेसिफाई करा हुआ है, तो उसे हम फ्लो वेरिएबल कहेंगे। अच्छा, क्योंकि स्टॉक वेरिएबल जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे मेजर किए जाते हैं, तो स्टॉक वेरिएबल को हम स्टैटिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, वेयर एज फ्लो वेरिएबल जो है वो डायनेमिक होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं, तो जब किसी चीज़ को आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज होती रहती है। जैसे मैं जनवरी टू जून तक की जब सेल्स फाइंड आउट करूंगा, इवैल्यूएट करूंगा, तो जनवरी में सेल्स की वैल्यू अलग होगी, फेब में अलग, मार्च में अलग, अप्रैल में, इस तरीके से अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेल्स की वैल्यू होगी, वो ये वेरी करती रहेगी, चेंज होती रहेगी। जो चीज़ चेंज हो रही है उसे हम डायनामिक कहते हैं। तो फ्लो वेरिएबल्स जो हैं वो डायनामिक होते हैं, डायनामिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। और स्टॉक वेरिएबल क्या है, क्योंकि आप पर्टिकुलर डेट पे मेजर कर रहे हैं तो उसमें चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है। आज मेरे गोडाउन में कितने रुपए का इन्वेंट्री है, तो जो भी उसकी वैल्यू होगी दैट विल बी स्टैटिक, उसमें चेंजेस की पॉसिबिलिटी नहीं है। एटलीस्ट आज की ही डेट में हम बात करें तो वो चेंज नहीं हो रहा, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई है स्टॉक और फ्लो वेरिएबल में, तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो किसी के गोडाउन में एक पर्टिकुलर डेट पे जो इन्वेंट्री है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या स्टॉक वेरिएबल है। मनी या वेल्थ, मनी किसी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा मौजूद है या किसी के पास एक पर्टिकुलर डेट पे कितनी वेल्थ है, ठीक है, एसेट्स कितना है उसके पास, ये भी एक स्टॉक वेरिएबल है। क्योंकि अमूमन ये सारी चीज़ें ना हम एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे मेजर करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर नहीं करते आमतौर पे। इसी तरीके से जो पॉपुलेशन है एज पर सेंसस, जब भी सेंसस होता है हर 10 साल में होता है, तो हर 10 साल में जो पॉपुलेशन फाइंड आउट करी जाती है ना, वो जिस पर्टिकुलर ईयर में सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है उस पर्टिकुलर ईयर का डेटा रिप्रेजेंट करता है सेंसस, ठीक है। तो पॉपुलेशन सेंसस जो है वो भी एक स्टॉक वेरिएबल है। इसी तरीके से अगर मैं फ्लो वेरिएबल के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो जीडीपी, किसी कंट्री की जीडीपी, अब जीडीपी देखो एक दिन की तो निकलती नहीं है, एक पर्टिकुलर डेट की नहीं निकलती, इसमें एक टाइम फ्रेम होता है सर, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है इसका कि आप अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जीडीपी निकालेंगे, 12 महीने का निकलेगा, ठीक है। तो इसमें टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड है। इसी तरीके से पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, ये भी आमतौर पे हम ईयरली निकालते हैं, तो इसमें एक पूरा टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है, पीरियड ऑफ 12 मंथ। इसी तरीके से किसी कंपनी के आप सेल्स निकालें या प्रॉफिट निकालें, ये सारी चीज़ें भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करी जाती हैं, पर्टिकुलर टाइम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं निकाली जाती। एक बार फिर से समझ लें, वेरिएबल्स का मतलब मैंने बताया कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको भी आप मेजर कर सकते हैं वो वेरिएबल है। लेकिन जिस तरीके से उनकी कैलकुलेशन होती है, मेजरमेंट होता है वेरिएबल को, उसके हिसाब से हमने दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया है। एक हो सकता है स्टॉक वेरिएबल, एक हो सकता है फ्लो वेरिएबल। अब स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसको पर्टिकुलर टाइम पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, वो स्टॉक है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो फ्लो है। इसी तरीके से क्योंकि स्टॉक वेरिएबल चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं रखता है, इसलिए इसको वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, वेयर एज फ्लो वेरिएबल जो है डायनामिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें चेंज होता रहेगा। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी, तो होपफुली ये सारा क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। हमने सर्कुलर फ्लो की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है उसको कवर किया, सर्कुलर फ्लो का डायग्राम बना के जो पूरी फंक्शनिंग है सर्कुलर फ्लो की उसको समझने की कोशिश करी, फिर आपको फेजेस बताया मैंने। इसके अलावा मैंने आपको बताया सर्कुलर फ्लो कितने तरह का होता है, और उसके बाद लास्ट में हमने बात करी वेरिएबल्स की। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।